लीजिए भाभी, मुंह मीठा कीजिए। आशीष जी ने अपनी भाभी रमीला जी को मिठाई देते हुए कहा। रमीला जी मिठाई मुंह में रखकर बोली, देवर जी किस चीज की मिठाई बांटी जा रही है? लगता है अब की बार तो बेटा हुआ है देवरानी जी को। देवर नहीं भाभी, बेटा नहीं, दूसरी भी लक्ष्मी ही आई है और उसके आने की खुशी में ही मिठाइयाँ बांट रहा हूँ। आशीष जी ने खुश होकर अपनी भाभी से कहा। बेटी का नाम सुनकर रमीला जी का मानो मुंह कड़वा हो गया हो, मानो उन्होंने मिठाई ना खाकर कुछ कड़वी बुरी चीज खा ली हो। वह एकदम मुंह बनाकर बोली, बेटी के होने की खुशी में कौन मिठाइयाँ बांटता है? वह भी दूसरी बेटी होने की। मिठाई तो बेटे होने की खुशी में बांटी जाती है। बेटियां तो शादी होकर ससुराल चली जाती है। बेटे ही तो वारिस होते हैं और बूढ़े माँ बाप को देखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अब देखो, हमारे दो बेटे हैं हमारे बुढ़ापे का सहारा। रमीला जी को अपने दो बेटे होने पर बहुत घमंड था। उसी घमंड के आगे वह अपने देवर जी को नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन आशीष जी ने बुरा नहीं माना और कहा, कोई बात नहीं भाभी, मेरे बेटे नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरी तो यही बेटियां मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। और यह कहकर अपने घर आ गया। इधर आशीष की पत्नी मनीषा अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई। वह दोनों अपनी बेटियों को बड़े प्यार से पालने लगे। उन्हें इतने प्यार से बेटियों की परवरिश करते देखकर रमीला जी मुंह बनाती और कहती थी, देखो कितने लाड़ लड़ाए जा रहे हैं। जितने भी लाड़ लड़ा लो, बेटे ही नाम रोशन करते हैं और बेटे ही बुढ़ापे का सहारा होते हैं। बेटियों का क्या, कितने ही नखरे उठाओ, लेकिन यह शादी होकर अपने ससुराल चली जाती है। मनीषा, तुम एक बार फिर से देख लो, क्या पता आपके बेटे हो जाए। तब मनीषा उनकी बात सुनकर कहती है, भाभी, बेटा होना होता तो अब तक हो जाता, और वैसे भी मुझे तो मेरी दोनों बेटियां ही बहुत हैं। हम उनकी परवरिश करके ही अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। हम बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं मानते। मनीषा का जवाब सुनकर रमीला जी मुंह बनाती और कहती, देखूंगी जब यह बेटियां तुम्हें छोड़कर ससुराल चली जाएंगी, तब देखूंगी तुम दोनों को। तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। मुझे अपने बहू बेटों में आराम करते देखकर तुम बहुत पछताओगे। वह उनसे कहकर अपने घर को आ जाती है। इसी घमंड के चलते वह अपने बेटे को खुली छूट दे रही थी, न उन्हें ढंग से पढ़ने के लिए कहती और जो भी जायज ना जायज फरमाइश करते वह भी पूरी कर देती। दूसरी तरफ आशीष और मनीषा ने अपनी दोनों बच्चियों को पढ़ाने के लिए अपना जितना भी जुड़ा हुआ धन था वह सब कुछ अपनी बेटियों की पढ़ाई में लगा दिया था। यह देखकर रमीला जी और भी मुंह बना लेती और कहती, एक तो बेटियां, ऊपर से जो जोड़ा है वह सब कुछ बेटियों की पढ़ाई के ऊपर बर्बाद कर रहे हो। और बेटियों को पढ़ाने से क्या फायदा, यह तो ब्याह कर ससुराल जाएंगी। तुम पीछे दोनों बुड्ढो बुढ़िया रह जाओगे। इन्हें अपने बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखो। क्या इन्हें बेटियों के पीछे बर्बाद कर रहे हो? यह कौन सा कमाकर तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी? उनकी बातों पर ध्यान न देकर दोनों पति पत्नी अपनी बेटियों की परवरिश करने और उन्हें अच्छे से अच्छे संस्कार देने और पढ़ाने लिखाने में पूरी तरह से जुटे हुए थे। तब अपनी बातों का असर न होता देखकर रमीला जी चिढ़कर रह जाती और अपने बेटों की बड़ाई करने लगती, जो कि एकदम सरासर झूठ थी। वहीं रमीला जी के बेटे अब नाजायज फरमाइशों से पूरे होने की वजह से बिगड़ते जा रहे थे, उनके हाथों से निकलते जा रहे थे। दोनों बेटों में जुए, शराब, सट्टेबाजी की ऐसी बुरी लत लग गई थी कि उससे पीछे छुड़ाना नामुमकिन था। आए दिन उनके स्कूल में से शिकायतें आने लगी कि वह लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, किसी से अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं। रमीला जी के पति रजत जी उन्हें समझाते तो रमीला जी बीच में आ जाती और कहती, अजी क्या हो गया, बच्चे ही तो हैं, बच्चे तो इतनी छोटी मोटी हरकत कर देते हैं। आप क्यों हर वक्त मेरे बच्चों को डांटते रहते हैं? देखना एक दिन यही हमारा नाम रोशन करेंगे। तब रजत जी चिढ़कर बोलते, यह नाम रोशन करेंगे? नाम तो रोशन अभी से कर रहे हैं। हर किसी से बदतमीजी से बात करते हैं, किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझते। अभी से ही न जाने कौन कौन से ऐप इन्होंने शुरू कर दिए हैं और यह हमारा नाम रोशन करेंगे। नाम तो यह रोशन करेंगे, लेकिन अच्छे कर्मों से नहीं, बुरे कर्मों से, कामों से करेंगे। मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो। अगर इसका यही हाल रहा तो देख लेना एक दिन
तुम बहुत पछताओगी। लेकिन रमीला जी उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और बच्चों का पक्ष लेती रहती। नतीजा यही हुआ, दोनों बेटे हाथ से निकल गए। छोटा बेटा अपने ही कॉलेज की एक लड़की को लेकर भाग गया जो दूसरी बिरादरी की थी। अब उन्होंने परमिला जी का जीना हराम कर रखा था कि उन्हें उनकी बेटी चाहिए, वह भी किसी भी कीमत पर। रमीला जी का सारा तेजपन रफू चक्कर हो गया और रमीला जी सर झुकाए खड़ी रहती। अब उनसे कोई जवाब न बनता। उधर रजत और उनका बड़ा बेटा मयंक दोनों मिलकर छोटे बेटे रजित को ढूंढने लगे थे, लेकिन उसका कहीं से कोई पता न था। अपना काम छोड़कर वह उसे ढूंढने में लगे हुए थे। पैसा लग रहा था सो अलग, लेकिन कुछ भी फायदा हासिल नहीं हो रहा था। थक हार कर बैठ गए और लड़की वालों से कहा, हमने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली है, अब आप कोशिश करके देख लीजिए, हमें तो वो नहीं मिल रहे। इस तरह से पुलिस स्टेशन में बहुत सारी रिश्वत देकर मामला रफा दफा करवाया। जो भी उनकी जोड़ जमा थी सब वहां खत्म हो गई। अब रमीला जी के पास कुछ भी नहीं बचा था। अब बड़े बेटे का रिश्ता होना भी भारी हो गया था। एक तो उसके अंदर शराब का ऐप था, ऊपर से घर में यह ऐप भी लग गया था कि उनका बेटा किसी की बेटी को लेकर भाग गया है। लेकिन अब रमीला जी क्या कह सकती थी। जब बड़े बेटे मयंक का कहीं से रिश्ता ना हुआ तब उसने अपने ही साथ काम करने वाली किसी दूसरी बिरादरी की लड़की से कोर्ट मैरिज कर लिया। अब तो परमिला जी के सारे सपनों अरमानों पर बिल्कुल ही पानी फिर गया। बेटा तो बिल्कुल ही आंखों से दूर चला गया था। बड़े बेटे ने भी जो उसकी तमन्ना थी वही किया। अपने बेटों की शादी देखने की चाह वह भी खत्म कर दी। इसी वजह से रमीला जी बहू को अपना नहीं रही थी। एक तो दूसरी बिरादरी की, ऊपर से दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी, इसलिए उसने उसे जली कटी बातें सुना दी थी। आखिरकार मयंक की बीवी तंग आकर मयंक से कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारी माँ तो हर वक्त जली कटी सुनाती रहती है और ऊपर से कोई मोहल्ले वाली या कोई भी आती है वह इसी बात को कहती है कि उनका बेटा तो किसी की लड़की को लेकर भाग गया। बस बहुत हुआ, मैं अब इस बदनाम घर में नहीं रहना चाहती। मुझे अगर तुम्हें रखना है तो अलग लेकर रखना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। पंकज भी क्या करता, एक तो बड़ी मुश्किल से उसकी शादी हुई थी, ऊपर से वह भी छोड़कर जाने की बात कर रही थी। पंकज अलग किराए के घर में रहने चला गया। रवीना जी और रजत अकेले रह गए। उनकी दुख बीमारी देखने वाला कोई नहीं था। उधर आशीष और मनीषा की दोनों बेटियां पढ़ लिख कर एक तो डॉक्टर बन गई और दूसरी बेटी इंजीनियर बन गई। दोनों बेटियों ने मिलकर घर को अच्छा और पहले से अच्छा बना दिया था। आशीष और मनीषा ने अच्छे घर देखकर दोनों बेटियों की शादी वहां कर दी। अब दोनों बेटियां इतनी पढ़ी लिखी और इतना कमाने वाली थी, उन्होंने दहेज लेने से मना कर दिया। दोनों बेटियां अपने घर में खुश रह रही थी और बारी बारी आकर माँ बाप की देखभाल भी करती थी, माँ बाप की सेवा भी करती थी। एक दिन मनीषा से उनकी पुरानी पड़ोसन मिलने आई और उनसे रमीला जी के सारे हालचाल बताए और बताया रमीला जी की हालत बहुत खराब है, कोई उन्हें पानी पिलाने वाला भी नहीं है। बेचारे रजत भाई बुढ़ापे में इधर उधर छोटा मोटा काम ढूंढते फिरते हैं, क्योंकि प्राइवेट नौकरी करते थे तो पेंशन का तो कोई जुगाड़ भी न था और अब उन्हें इस उम्र में नौकरी देगा भी कौन। उनके हालत बहुत बुरे हो गए हैं। सब कुछ बेटों के ऊपर लुटा दिया। अब बस रहने के लिए सिर्फ एक ही घर बचा है जिसे उन्होंने आधा किराए पर दे दिया है, उसी से अपना घर चला रहे थे। जब मनीषा और आशीष ने अपने भैया भाभी की ये हालत सुनी तो उन दोनों से रहा नहीं गया और वह दोनों उनसे मिलने चले आए। उन दोनों की हालत देखकर उनको बहुत दुख हुआ। तब मनीषा को और आशीष को देखकर परमिला जी की आंखें झुक गई, क्योंकि मनीषा ने बड़ी ही अच्छी और कीमती साड़ी पहनी थी और वह अपनी गाड़ी से ही उनके घर गए थे। आज जिन बेटों के घमंड में वह रमीला जी आशीष और मनीषा को बेटियां होने का ताना देती थी और उन्हें चिढ़ाती थी, उन्हें जली कटी सुनाती थी, आज उन्हीं बेटियों ने उन्हें इस बुलंदी पर पहुंचा दिया था। रमीला जी अपने जिन बेटों पर नाज करती थी, घमंड करती थी, उन्होंने उन्हें ऐसे बेइज्जती के दलदल पहुंचा दिया था। उन्हें अपनी बातें याद आ रही थी, उनकी नज़र मनीषा से नहीं मिल रही थी। रमीला जी ने उन्हें
कितने ताने दिए, लेकिन फिर भी मनीषा ने उनके हाल चाल पूछे। अपने साथ वह जो खाना लेकर आई थी वह उन्हें खिलाकर उनसे पूछा कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं, और किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बता सकती है। तब रमीला जी बोली, मनीषा मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटियों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। मैं जिन बेटों के ऊपर घमंड करती थी, आज वही बेटे ने देखो मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं जो अपनी बेटों पर घमंड करती थी वह हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। सहारा तो छोड़ो, उन्होंने तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। जिन बेटियों को हम कहा कहते थे यह तो ब्याह कर ससुराल चली जाएंगी, आज वही बेटियां देखो तुम्हारा सहारा बने खड़ी हैं। तुमने सही कहा था कि बेटियों के सहारे हो सकते हैं। आज यह बात मेरी समझ में आ गई। कैसी बात कर रही हैं आप भाभी, आप हमारी बड़ी हैं। आप हमसे माफी मांगकर हमें पाप का भागी मत बनाए। बड़े तो आशीर्वाद देते अच्छे लगते हैं, माफी मांगते हुए नहीं। और पिछली बातें जो हुई उन सबको भूल जाइए, और अब से आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक हमें बताइए। इसी के साथ ही हम कहानी को विराम देते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।